हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोसोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पोसोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोसोस जिसका मतलब होता है हाउ मच और लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस। तो पोसोलॉजी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जो ड्रग्स या मेडिसिन की डोज के साथ डील करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद डिजायर्ड एक्शन देती है। सभी के लिए एक डोज फिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डोज को प्रभावित करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि ये कैसे किसी मेडिसिन की डोज को अफेक्ट करते हैं। तो किसी भी ड्रग की डोज को अफेक्ट करने वाले 16 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले फैक्टर को देखें तो ये होता है एज। तो बहुत सारे ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स एज के साथ चेंज होती जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। तो सरल भाषा में कहें तो हमारी बॉडी जो भी किसी ड्रग या मेडिसिन के साथ करती है उसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। यानी कि बॉडी ड्रग्स को किस प्रकार से एब्जॉर्ब करती है, वेरियस टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और ड्रग्स का एक्सक्रीशन कैसे होता है। ये सब हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। इसलिए एज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चिल्ड्रन और ओल्डर पीपल को नॉर्मल एडल्ट डोज से कम डोज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वे एक नॉर्मल एडल्ट जितना ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं कर पाते हैं। चिल्ड्रन कुछ ड्रग्स जैसे कि बेलाडोना, डिजिटलिस और एथेनॉल के लार्ज अमाउंट को टॉलरेट कर सकते हैं, जबकि एल्डरली पेशेंट कुछ ड्रग्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं जैसे कि हिप्नोटिक्स और ट्रंक्विलाइजर्स। ये उनमें कन्फ्यूजन स्टेट क्रिएट कर सकता है। सेक्स सेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विमेन में ड्रग्स का एक्शन हमेशा सेम नहीं रहता जैसा कि मेन में होता है। मॉर्फिन और बार्बिचुरेट्स विमेन में सेडेशन से पहले ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान स्ट्रॉन्ग परगेटिव सच एज एलो का यूज़ नहीं करना चाहिए। इनसे यूज करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे ड्रग्स जो यूट्राइन स्मूथ मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं जैसे कि ड्रेस्टिक परगेटिव्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स और एर्गट एल्केलॉइड्स को प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो मदर द्वारा लिए जाने पे वे प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच सकते हैं और फीटस को हार्म कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ऐसी मदर जो ब्रेस्ट फीड कराती है उन्हें एंटीहिस्टामिन्स, मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को लेने से बचना चाहिए क्योंकि ये ड्रग्स मिल्क में से एक्सक्रीट हो सकती हैं और बेबी को हार्म कर सकती हैं। तीसरा फैक्टर होता है बॉडी वेट। ड्रग की डोज को या तो mg पर केजी के रूप में एडल्ट को दिया जाता है या तो ऐसे एडल्ट जो 50 से 100 केजी के बीच आते हैं उन्हें एक सिंगल डोज दी जाती है। हालांकि इस पैटर्न को ओबीज पेशेंट, चिल्ड्रन या मेलनरिश्ड पेशेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डोज को हमेशा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना चाहिए। चौथा फैक्टर होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि इंट्रावीनस रूट से ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने में ओरल डोज से कम डोज की जरूरत पड़ती है क्योंकि आईवी रूट से एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एंटर करती हैं, जबकि ओरल रूट से डोज को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से आईवी रूट से एडमिनिस्टर करने पर ड्रग एक्शन क्विक होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं जैसे कि इस रूट से एडमिनिस्टर करने पे ड्रग टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा फैक्टर होता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टमक में प्रेजेंट फूड ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं, जबकि ड्रग्स एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं। इस वजह से खाने से पहले लिए गए ड्रग्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं जितना कि खाने के बाद लिए गए ड्रग्स। कुछ इरिटेटिंग ड्रग्स जैसे कि आयरन, आर्सेनिक एंड कॉड लिवर ऑयल खाने के बाद लिए जाने पर बेटर टॉलरेट हो जाते हैं। इन्हें हमेशा खाने के बाद ही लेना चाहिए। छठवां फैक्टर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। डे लाइट एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। ये स्टिमुलेटिंग ड्रग्स के इफेक्ट को इन्हेंस कर सकते हैं और हिप्नोटिक्स के इफेक्ट्स को कम करते हैं। इसी तरह से डार्कनेस एक सिडेटिव की तरह काम करता है। इसी वजह से हिप्नोटिक्स को नाइट में लेने के लिए ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि ये नाइट में ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बार्बिचुरेट्स जो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं उनके अमाउंट को डे टाइम में ज़्यादा लेना पड़ता है नाइट में लिए गए डोज की तुलना में। एल्कोहल कोल्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा टॉलरेट होते हैं और हॉट एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में। सातवां फैक्टर होता है इमोशनल फैक्टर्स। फिजिशियन की पर्सनैलिटी और बिहेवियर ड्रग्स के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे केस में जब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा रही हों। फीमेल्स मेल से ज़्यादा इमोशनल होती हैं और कुछ ड्रग्स की कम डोज की उन्हें ज़रूरत पड़ती है।
इनर डोसेस फॉर्म, जिन्हें हम लोग प्लेसिबो कहते हैं, ये एक्चुअल ड्रग्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस और ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को थेराप्यूटिक बेनिफिट देने के लिए यूज किए जाते हैं। आठवां फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। ऐसे पेशेंट जिन्हें पहले से ही कोई डिजीज होती है, उनमें दूसरे ड्रग्स की डोज को केयरफुली लेनी चाहिए। जैसे कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट अगर बार्बिचुरेट्स और क्लोरप्रोमाजिन जैसे ड्रग्स का यूज करते हैं तो ये उनमें प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक मेनली किडनी के से एक्सक्रीट होता है। अगर ये ड्रग ऐसे पेशेंट लेते हैं जिनकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही होती है, तो ये ड्रग्स टॉक्सिक हो सकते हैं। फीवर के दौरान पेशेंट नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा एंटीबायोटिक डोज को टॉलरेट कर सकते हैं। नौवां फैक्टर होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना। कुछ ड्रग्स जो बॉडी से स्लोली एक्सक्रीट होते हैं, उनके लंबे समय तक बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये बॉडी में हायर कंसंट्रेशन में बिल्टअप हो सकते हैं और टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटलिस, एमिटीन और हैवी मेटल्स। ये ड्रग्स के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ड्रग के स्लो एक्सक्रीशन, डिग्रेडेशन और रैपिड एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। समटाइम्स हमें ड्रग्स के कम्युलेटिव इफेक्ट की डिजायर होती है, मतलब कि वे ड्रग्स जो कम्युलेटिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करें, जैसे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में फिनोबार्बिटोन का यूज। 10वें फैक्टर की बात करें तो ये होता है एडिटिव इफेक्ट। जब दो या दो से अधिक ड्रग्स को एक साथ एडमिनिस्टर किया जाता है तो उनका इफेक्ट उन ड्रग्स के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन करने पर प्रोड्यूस्ड इफेक्ट के बराबर होता है। जैसे कि इफेक्ट्रीन और एमिनोफाइलिन का कॉम्बिनेशन ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। 11वां इफेक्ट जो होता है वो होता है सिनर्जिज्म। जब दो या दो से अधिक ड्रग्स को कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज किया जाता है तो उनका कंबाइन इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। इस फिनोमिनन को ही सिनर्जिज्म कहा जाता है। सिनर्जिज्म बहुत ही यूजफुल होता है जब हमें सिंगल ड्रग से डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्शन नहीं ऑब्टेन होता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोकेन और एड्रेनलिन का यूज करने पर प्रोकेन का एक्शन इनहेंस हो जाता है। 12वां फैक्टर होता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म इफेक्ट, जब किसी फिजियोलॉजिकल सिस्टम में एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के एक्शन को अपोज कर देता है तो इसे ड्रग एंटागोनिज्म कहते हैं। ड्रग एंटागोनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ एसिड पॉइजनिंग। इस केस में पेशेंट को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एडमिनिस्टर किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अल्कलाइन इफेक्ट एसिड पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे ही जब एड्रेनलिन और एसिटिल कोलिन को एक साथ एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है और एसिटिल कोलिन वैसोडाइलेटर होता है। 13वां फैक्टर होता है इडियोसिंक्रेसी। जब एक ड्रग अपने कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन से अलग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है तो इस फिनोमिना को इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। इडियोसिंक्रेसी को ड्रग एलर्जी वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन गैस्ट्रिक हीमोरेज कॉज कर सकता है। इसी तरह से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्विनिन ईयर्स में रिंगिंग कॉज कर सकता है। कुछ लोग पेंसिलिन और सल्फोनामाइड के प्रति सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये उनमें सीवियर टॉक्सिक सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर को देखें तो ये होता है टॉलरेंस। जब किसी पेशेंट में नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज की तुलना में लार्ज डोज की जरूरत पड़ती है जो इफेक्ट शो करे तो इस फिनोमिना को टॉलरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा कि स्मोकर्स निकोटीन को टॉलरेट कर लेते हैं, एल्कोहलिक लार्ज अमाउंट में भी एल्कोहल को टॉलरेट कर लेते हैं। ड्रग टॉलरेंस दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रू टॉलरेंस, दूसरा होता है स्यूडो टॉलरेंस। ट्रू टॉलरेंस तब प्रोड्यूस होता है जब ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन ओरल और पेरेंटल रूट दोनों से हुआ हो, जबकि स्यूडो टॉलरेंस तब प्रोड्यूस होता है जब ड्रग केवल ओरल रूट से एडमिनिस्टर हुई हो। नेक्स्ट फैक्टर को देखें तो ये होता है टैकीफाइलेक्सिस। आपने कभी देखा होगा कि जब किसी पर्सन को एक ड्रग शॉर्ट इंटरवल्स पर बार बार दी जाती है तो उस पर्सन पर उस ड्रग का इफेक्ट कम होता जाता है और ड्रग के डोज को इंक्रीज करने पर भी ड्रग का रिस्पॉन्स इंक्रीज नहीं होता है। इसी फिनोमिना को ही टैकीफाइलेक्सिस कहते हैं। हम इसे एक्यूट टॉलरेंस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जब इफेड्रिन को ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में शॉर्ट इंटरवल्स पर बार बार दिया जाता है तो इफेड्रिन का रिस्पॉन्स कम होता जाता है। इसी तरह से कुछ ड्रग्स जैसे कि एम्फिटामिन, कोकेन और नाइट्रेट्स भी इसी प्रकार से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर देखो तो ये होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। अगर किसी पेशेंट में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होते हैं तो ये भी ड्रग डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि बॉडी के वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में चेंजेस होना, एसिड बेस बैलेंस का डिस्टर्ब होना, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर ड्रग के इफेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं।
एग्जाम्पल में देखें तो सैलिसिलेट्स एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो कर नहीं करते हैं, लेकिन इन केस अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये उसे रिड्यूस करते हैं। इसी प्रकार से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आयरन का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है अगर पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पर दी गई डोज को करेक्ट सप्लाई करे। इसके लिए उसे पोसोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ थे ये कुछ फैक्टर्स जो पोसोलॉजी यानी कि ड्रग की डोज को अफेक्ट करते हैं।